नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी से चैनल में स्वागत है। आज से हम लोग प्राचीन भारत का एनसीईआरटी शुरू कर रहे हैं 11th का। कौन कौन सा एनसीईआरटी मैं आपको पढ़ाऊंगा? एक आपको हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा और इसके अलावा मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि ज्योग्राफी जो है वो कहाँ से शुरू कर दूं, तो वो आपका मैं पढ़ाऊँ कहाँ से, तो क्लास 6 से ज्योग्राफी भी पढ़ाऊँ मैं आपको। तो ये दो चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊँगा और आप साथ देंगे तभी मैं पढ़ा पाऊँगा। 50,000 सब्सक्राइबर्स हुए हैं तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा और एफर्ट लगाया जाए आप लोगों के लिए। एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन और समझा के इस तरह से कि आपको फील हो कि एनसीईआरटी क्या होता है और बेसिक आपका कम से कम मैं तैयार करवा दूं। नो मैटर कितने लोग देखेंगे कितने नहीं, लेकिन मैंने सोचा कि ये जिम्मेदारी भी थोड़ी सी और बढ़ाई जाए जब इतना सारे लोग आ गए हैं तो इसलिए एनसीईआरटी 11th का रामशरण शर्मा मैं शुरू कर रहा हूँ आज से। मैं पूरी अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि सबसे बेस्ट तरीके से आपको पढ़ाऊं, आसान भाषा में पढ़ाऊं। वीडियो लंबा होगा। क्यों लंबा होगा? क्योंकि देखिए, अच्छा पढ़ाने के लिए 15 मिनट में अच्छा नहीं पढ़ाया जा सकता है। अच्छा जब आप पढ़ते हैं तो उसके लिए समय देना पड़ता है थोड़ा सा। ओके, एक भी सेकेंड आपका जाया नहीं होने दूंगा मैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पहले चैप्टर से देखते हैं पहला चैप्टर कौन सा है। ओल्ड एनसीईआरटी की ये बुक है, रामशरण शर्मा का, आपका पास भी होगा। पहला चैप्टर है इसका और पहले चैप्टर का मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, उसके बाद हम पढ़ना शुरू करेंगे। क्या दिखाता हूँ मैं? इसके अंत में सवालों को पहले ज़रा ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित पदों और धारणाओं का आशय स्पष्ट करें। मानव प्रजाति, सांस्कृतिक मूलक संस्कृति क्या होता है, वर्ण अनेकता में एकता क्या होती है, और चक्रवर्तीन, इसको आपको बताना है कि ये सब शब्द क्या हैं। बताएं कि प्राचीन भारत इतिहास का अध्ययन आज के भारत को समझने के लिए किस प्रकार उपयोगी है। कितना बेहतरीन सवाल है। सोचिए कि अगर बीपीएससी का एग्ज़ाम आप देने जाते हैं और वहाँ पर ये सवाल आपसे पूछा जाता है कि एंशिएंट हिस्ट्री जो है वो क्यों पढ़ा जाता है और एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ के हम कैसे समझ सकते हैं आज के भारत को और कैसे हम आज के भारत को समझने में मदद करता है हमारा हिस्ट्री। तो ये सवाल अगर आपसे पूछा जाता है तो क्या ये सवाल आउट ऑफ सिलेबस होगा? क्या आपके 11th के एनसीईआरटी का पहला सवाल है ये। दूसरा सवाल कि क्या होता है, बताइए मुझे। क्या आप समझते हैं कि अतीत को परिवर्तित करना वांछनीय है? जैसे मान लीजिए आजकल अपने देश में एक चल रहा है कि भाई इतिहास में बहुत सारे परिवर्तन किए जा रहे हैं। मैं क्यों परिवर्तन हो रहा है, कैसे हो रहा है, मैं उन चीज़ों पर नहीं ले जाऊंगा। मैं यहाँ पर आपसे सवाल पूछता हूँ कि अतीत को परिवर्तित करना वांछनीय का मतलब क्या सही है? अतीत को परिवर्तित करना बताए क्यों या क्यों नहीं। अगर करना चाहिए परिवर्तन तो क्यों करना चाहिए, या क्यों अगर नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए। यही एनसीईआरटी की खूबी है कि वो आपको सोचना सिखाती है। सोचने पर बार बार बल देगी क्यों क्यों क्यों, आपको पूरे किताब में भरा पिरा मिलेगा सवालों में। ओके, तो यही सोचना शुरू करना है। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ विभिन्न संस्कृतियों को मिलाकर मिलकर एक होने का उदाहरण दीजिए कि कैसे प्राचीन भारत में अलग अलग जो संस्कृति है, अलग अलग जो कल्चर रहा है वो एक कैसे हो गया, ये बताने के लिए आपसे बोला गया है। तो इन्हीं सब चीज़ों को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि इस चैप्टर में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, इसलिए ध्यानपूर्वक इसको पढ़ते चलिएगा। मैं आपको पढ़ाते चलूँगा। ओके, लाइन बाय लाइन पढ़ने से अच्छा होगा कि मैं थोड़ा सा डिफाइन भी करता चलूँ। पूरी कोशिश करेंगे कि 2 चैप्टर को कंप्लीट करें एक वीडियो में, भले ही वीडियो थोड़ा सा लंबा हो कोई बात नहीं। आप इसको खुद से ही पढ़ने की कोशिश करेंगे उसके बाद। ओके, चलिए देखते हैं क्या है कि प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन कई दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण होता है। इससे हम जानते हैं कि मानव समुदाय ने हमारे देश में प्राचीन संस्कृतियों का विकास कब और कहाँ और कैसे किया। यही सवाल तो था ना कि प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन क्यों करते हैं हम। आज के भारत को जानने के लिए क्या एंशिएंट हिस्ट्री जाना जरूरी होता है? तो यही तो पहला लाइन ही तो उसका जवाब है। पहला ही लाइन में जवाब है उसका। आप सही से देख नहीं रहे हैं, आपको पहला ही लाइन में उसका जवाब मिलेगा, और भी आगे मिलेगा, लेकिन यहीं से शुरुआत हो गया है उसका। ओके, यह बतलाता है कि उन्होंने कृषि की शुरुआत कैसे की जिससे कि मानव का जीवन सुरक्षित व सुस्थिर हुआ। इससे यह ज्ञात होता है कि प्राचीन भारत के निवासियों ने किस तरह से प्राकृतिक संपदाओं की खोज की और उनका उपयोग किया। कौन कौन सी संपदा भाई? तो हर चीज़, तांबा से लेकर, तांबा आपको कहाँ पर मिलता है? हड़प्पा मिलता है, कांसा मिलता है आपको, फिर उत्तर वैदिक में आपको लोहा मिलता है, और कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं आपको ज़रा मुझे बताइए। सोना भी मिलता है आपको कहाँ पर? तो हड़प्पा पीरियड में सोना का कम उपयोग था लेकिन था। चांदी मिलता है आपको। ये सब क्या है, कहाँ से खोजा उन्होंने? मेटलर्जी का ज्ञान उनको कैसे प्राप्त हुआ, बताइए मुझे एक बार। तो ये सब किनकी देन है? तो हमारे प्राचीन लोगों की ही देन है। ओके, देखिए तथा अगला क्या लिखा है इन्होंने, तथा किस प्रकार से उन्होंने अपनी जीविका के साधनों की पुष्टि की। हम यह भी जान पाते हैं कि उन्होंने खेती, कताई, बुनाई, धातु कर्म आदि की शुरुआत कैसे की, कैसे जंगलों की सफाई की और कैसे ग्राम, नगरों, अंततः राज्यों की स्थापना की। आप जंगलों की सफाई को सही से समझ नहीं पा रहे होंगे।
इमेजिन कीजिए कौन सा पीरियड, तो इमेजिन कीजिए वैदिक पीरियड, जब भारत की जनसंख्या करोड़ में भी नहीं थी। यानी कि इतने बड़े भारत भूमि पर, इतने बड़े विशाल भारत भूमि पर कुछ लाख लोग निवास करते थे। तो बाकी जो एरिया था वो क्या था, तो प्रकृति था, पूरी 100% जंगल था। उन जंगल, इसीलिए आपने देखा होगा प्राचीन भारत में जो राजा महाराजा थे वो जंगल वगैरह जो जाते थे तो सोचते थे कि अब वो नहीं लौट के आएगा। ये जंगल जो होते थे वो ऋषि मुनियों का निवास, क्यों? क्योंकि वो शांतिपूर्वक जगह होता था जहाँ पर मानव का आवास नहीं होता था, मानव का हस्तक्षेप नहीं के बराबर में होता था। छोटी छोटी सी वैदिक काल में बस्तियां पाई जाती, छोटी छोटी सी बस्तियां। इतने बड़े भूभाग में, भारत इतने भूभाग में कुछ लाख लोग रहेंगे, तो इमेजिन कीजिए कितने सारे जंगल होंगे। इसी जंगलों की सफाई करना भी तो किसी का काम था, किसी ने तो साफ किया, किसी ने तो वहाँ पर बस्ती बसाना शुरू किया, जहाँ पर आज बड़े बड़े महानगर दिख रहे हैं आपको। तो ये क्या है, ये सब कुछ हमारे पूर्वजों ने ही हमारे लिए किया है। ओके, कोई समुदाय तब तक सभ्य नहीं माना जाता। सभ्य का क्या तात्पर्य होता है? आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप मुझे बताइए ज़रा, हर चीज़ को छोड़कर, कि सभ्य का क्या तात्पर्य होता है। सभ्य का तात्पर्य होता है एक जीवन शैली, ध्यान से सुनिएगा, एक जीवन शैली जिसको अपनाते हैं हम, और उसको जीवन शैली को अपनाने के साथ साथ क्या होता है, एक समाज का निर्माण होता है। और समाज में कुछ रीति रिवाज, कुछ कानून होते हैं, लिखित या अलिखित, उसके पालन करने वाले लोग होते हैं जो जंगल के कानून को नहीं मानते हैं, जहाँ पर कमज़ोर वर्ग को भी सहारा मिलता है, जहाँ पर कमज़ोर आदमी भी रह सकता है। वो जगह क्या कहलाती है, वो एक छोटी सभ्यता कहलाती है। जंगल में क्या होता है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का जो दिया गया था सिद्धांत, वो क्या था कि जो सबसे तेज होगा, जो सबसे मजबूत होगा वही रह सकता है। जंगल कानून आपने सुना होगा कि जो कमज़ोर वर्ग हैं उनको जो मजबूत वर्ग है वो मार देते हैं। सभ्यता का तात्पर्य ही यही होता है कि कमज़ोर वर्ग के ऊपर मजबूत वर्ग का आधिपत्य स्थापित नहीं होता है, एक छोटा मोटा कानून का राज्य होता है। ओके, मैं इसी तरह से पढ़ाऊंगा, मैं कोई जल्दबाजी में नहीं भागूंगा, इत्मीनान से पढ़ते चलेंगे हम लोग। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है कि आज भारत में जो विभिन्न प्रकार की लिपियां प्रचलित हैं, क्या बोल रहा है ये, आज जो भारत में विभिन्न प्रकार की लिपियां प्रचलित हैं और सबका विकास प्राचीन लिपियों से हुआ है। हमारी आज की भाषाओं का भी वही हाल है। हमारी वर्तमान भाषाओं के जड़ें अतीत में हैं, वे कई युगों में विकसित हुई हैं। मैं आपको नोट्स बनाना भी सिखाऊंगा NCERT के साथ साथ। अभी तो इंट्रोडक्शन का क्लास अपना शुरू हुआ है, इसलिए ध्यानपूर्वक देखते चलिए आप। पहला कौन सा है, अनेकता में एकता, ये हेडलाइन है। एंशिएंट हिस्ट्री का हेडलाइन है, ये किसका है, तो एंशिएंट हिस्ट्री का हेडलाइन है। कोई ऐसा ही चीज़ नहीं है, मैं कोई भाषा नहीं सिखा रहा हूँ आपको। प्राचीन भारत का इतिहास इतिहास बड़ा रोचक है, क्योंकि भारत अनेकानेक मानव प्रजातियों का संगम रहा है। अब देखिएगा कौन कौन से मानव प्रजाति, प्राक आर्य, हिंद आर्य, यूनानी, शक, हुन, तुर्क आदि अनेक प्रजातियों ने भारत को अपना घर बनाया। समय समय पर ये लोग भारत आए, लेकिन आते हमेशा से रहे भारत। ओके, हर प्रजाति ने भारतीय सामाजिक व्यवस्था, शिल्पकला, सामाजिक व्यवस्था, शिल्पकला, वास्तुकला और साहित्य के विकास में यथाशक्ति अपना अपना योग दिया है। ये सभी समुदाय इनके सारे सांस्कृतिक वैशिष्ट छिड़वत तथा इस तरह से मिल गए कि आज उनमें से किसी को हम उनके मूल रूप में साफ साफ पहचान भी नहीं सकते। आप किसी को आज देखकर ये बता सकते हैं कि हिंद आर्य है या यूनानी है या हुन है या क्या है, आप बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते हैं। तो इसी चीज़ की ये बात करें, इसी को क्या कहा गया है, अनेकता में एकता। भारत वो समुद्र के समान था जिसमें बहुत सारी नदियाँ आकर मिल गईं, और नदियाँ ऐसे मिली कि समुद्र के पानी को अब देख कर ये कहा नहीं जा सकता है कि इसमें कौन सी नदी का पानी है या कौन सा नहीं है। सभी के सभी समुद्र के पानी हो गए, यानी कि बाहर से जो भी आए अंततः सारे के सारे भारतीय ही हो गए। यही कहना चाह रहा हूँ मैं। ये उपमा समझ में आया आपको, जो मैं समुद्र और नदी वाला समझा रहा हूँ। आगे बढ़ते देखिए क्या लिखा हुआ है कि प्राचीन भारतीय संस्कृति की विलक्षणता यह रही है कि इसमें उत्तर और दक्षिण के तथा पूर्व और पश्चिम के सांस्कृतिक उपादान समेकित हो गए हैं। आर्य सांस्कृतिक उपादान उत्तर के वैदिक व संस्कृति मूलक सांस्कृतिक अंग हैं। जो आर्य बोला जा रहा है, आर्य शब्द, ये कहाँ के अंग हैं मुख्य रूप से? तो उत्तर भारत की बात कर रहे हैं ये। जो प्राक आर्य जातीय उपादान दक्षिण की द्रविड़ और तमिल संस्कृति से आए हैं। ओके, लेकिन द्रविड़ और संस्कृत भाषाओं के बहुत सारे शब्द उन वैदिक ग्रंथों में भी पाए जाते हैं जिनका काल 1500 से 500 ईसा पूर्व के आसपास में देखा जाता है। ओके, देखिए अगला क्या लिखा है इन्होंने। यह शब्द प्रायद्वीपीय एवं वैदिकोत्तर भाषाओं से भारत से संबद्ध भावनाओं, संस्थाओं, उत्पादनों और निवासों के द्योतक होते हैं कि प्रायद्वीपीय और वैदिकोत्तर भारत से संबंध जो रहा है। इन्होंने ये बोला कि तमिल और वैदिक संस्कृत के बहुत सारे भाषाओं जो हैं वो कहाँ पर मिलते हैं, तो हमें अलग अलग वेद पुराण के ग्रंथों में मिलते हैं। यानी कि इंटीग्रेशन तो हो गया था दो भाषाओं का लगभग में।
जैसे जो तमिल है वो तमिल जो है वो भारत के जो अपने उत्तर भारत की भाषा है संस्कृत, उसके समकालीन ही है। और एक समय में तमिल भाषा बहुत छोटे से एरिया में था, जो राजराज प्रथम के द्वारा जो बनवाया गया मंदिर है बृहदेश्वर का चोल मंदिर, वो क्या है, तो उसमें संस्कृत में बहुत सारे अभिलेख लिखे गए हैं। तो ये क्या दर्शाता है कि बाद के समय तक तमिल प्रदेश जो है अपना, तमिल जो है इलाका, वहाँ पर भी संस्कृत का बोलबाला रहा था, जो अभी हट गया है धीरे धीरे। तो ये क्या बता रहा है कि भाषाओं का इंटीग्रेशन आपको एंशिएंट इंडिया मिलेगा। ओके, इसी प्रकार पाली और संस्कृत के बहुत शब्द जो गंगा के मैदान में विकसित भावनाओं और संस्थाओं के द्योतक हैं, वे लगभग 300 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के संगम नाम से प्रसिद्ध प्राचीनतम तमिल ग्रंथों में मिलते हैं। अब इन्होंने क्या बोला कि पाली और संस्कृत के बहुत सारे शब्द जो गंगा के मैदानों के हैं, देखिए तमिल शब्द कहाँ पर मिले हमें, तो वेद में मिले। और पाली और संस्कृत भाषा के शब्द कहाँ पर मिले, तो जो संगम आपका देखते हैं दक्षिण भारत में कि 3 संगम का आयोजन किया गया था, 3 संगम का, तो उन संगम कालीन जो ग्रंथ हैं, जैसे शिल्पादिकारम है, जैसे मन्नी मेखले है, तो ये सब संगम के ग्रंथ हैं। इन सब में हमें क्या मिलता है, तो इन सब में हमें पाली भाषाओं के शब्द देखने को मिलते हैं और संस्कृत भाषाओं के शब्द देखने को मिलते हैं। देखिए अगला क्या लिखा है, इसमें भारत के पूर्वांचल ने भी, जहां प्राक आर्य जातियां बसी हुई हैं, अपना योगदान किया है। यहाँ के लोग मुंडा या कोल भाषाएं बोलते हैं। भाषा वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि हिंद आर्य भाषाओं में फाहा, नौका, खंती आदि के सूचक बहुत शब्द मिलते हैं। ये क्या हैं, ये सब हिंद और आर्य भाषा समूह के ये शब्द हैं जो यूज किया जाता है। वे मुंडा भाषाओं से लिए गए हैं। ये शब्द कहाँ से लिए गए हैं, तो ये सब मुंडा की जो भाषा होती है उससे लिया गया है। ओके, यद्यपि छोटा नागपुर में पठार है, बहुत सारे मुंडा परिसर हैं, फिर भी मुंडा संस्कृति का पुरावेशन उतना नहीं है जितना द्रविड़ संस्कृति का पुरावेशन रहा है। ओके, देखिए अगला क्या लिखा है, द्रविड़ भाषा के भी अनेक शब्द हिंद आर्य भाषाओं में पाए जाते हैं। अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अनेकता में एकता, यानी कि भारत के अलग अलग प्रदेशों में संस्कृति जरूर अलग अलग है, लेकिन उनका इंटीग्रेशन प्राचीन समय से ही रहा। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, जुड़ाव, सीधी सी बात है, मैं बार बार शब्द यूज कर रहा हूँ, आपको पता ना हो मतलब, तो उनका मतलब होता है जोड़ना, भाषा रूप से, सांस्कृतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, और हर चीज़ से हम लोग जुड़े हुए रहें, तभी ये देश स्थिर है। नहीं तो अगर यूरोपियन प्रणाली में जाएंगे तो यूरोप में इतने छोटे छोटे देश क्यों होते हैं, कभी आपने सोचा है क्या? क्यों? क्योंकि वहाँ पर वो सोचते हैं कि एक भाषा एक देश। फ्रांस में जाएंगे आप तो आपको फ्रांसीसी भाषा सुनाई देगा, ब्रिटेन में जाएंगे तो इंग्लिश भाषा, जर्मनी में जर्मन भाषा है, इटली में इटालियन भाषा है। ये लोग एक साथ रह ही नहीं सकते हैं। आज भी ये लड़ते मरते रहते हैं भाषा के नाम पर कि हम एक भाषा के लोग एक देश में नहीं रहते हैं, जबकि भारत में ऐसा नहीं रहा है। हमारे यहाँ इंटीग्रेशन होता रहा है भाषाओं का, समाज का, सोसाइटी का, व्यवस्था का, हमेशा से। इसीलिए ये देश जो है ये 2500 से ज़्यादा भाषाओं के साथ, अलग अलग संस्कृतियों के साथ एक देश का निर्माण हुआ। अनेकता में एकता का तात्पर्य यहाँ पर यही है। अब आपको मूल भावना समझ में आया कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये भाषा के रूप में साक्ष्य दिए गए हैं। ओके, अगला देखिए, अगले हेडिंग पर चलते हैं कि प्राचीन भारत काल से ही विविध धर्मों का प्रांगण रहा है। प्राचीन काल से प्राचीन भारत में हिंदू, जैन व बौद्ध धर्मों का उदय हुआ। ये तो पता ही है आपको। इसमें जैन और बौद्ध धर्म का उदय तो वर्तमान के बिहार और नेपाल के इलाकों में हुआ था। परंतु इन सभी धर्मों और संस्कृतियों का पारस्परिक सम्मिश्रण व प्रभाव प्रतिप्रभाव इस प्रकार से हुआ कि लोग भले ही भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते हैं, भिन्न भिन्न धर्मों को मानते हैं और भिन्न भिन्न सामाजिक रीति रिवाज पर चलते हों, पर सारा देश में सभी की एक सामान्य जीवन पद्धति है। जीवन पद्धति एक समान है। किस चीज़ की बात कर रहे हैं ये? तो जीवन पद्धति की बात कर रहे हैं कि जीवन पद्धति जो है वो हमेशा समान रहा भारतीयों का, वो कभी भी अलग नहीं रहा है। ये यही बात कर रहे हैं कि उनका धर्म भले ही अलग हो, उनकी संस्कृति भले ही अलग हो, उनका भाषा भले ही अलग हो, उनका खान पान भले ही अलग हो, लेकिन उनकी जीवन पद्धति जो है वो कदाचित प्राचीन भारत में और आज तक सेम ही है लगभग में। ओके, प्राचीन भारत के लोग एकता के लिए प्रयत्नशील रहे हैं। उन्होंने इस विशाल उपमहाद्वीप को एक अखंड देश समझा। आपने देखा होगा कि जो भी बड़े सम्राट हुए हैं भारत में, उन सब का क्या रहा प्रण कि इस देश को एक किया जाए। आप कहाँ से शुरू कर सकते हैं इसको शुरू कर सकते हैं आप सबसे पहले, चलिए मौर्यों से भी पहले महाभारत का युद्ध याद कीजिए। महाभारत का युद्ध क्या था कि ये भारत भूमि जो है ये वो एक भूमि है और इस पर कहीं पर भी एक अन्याय होता है तो इस पूरे देश को उस अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहिए। इसीलिए पूरा देश जो है वो 2 भागों में बट गया था। एक पांडवों के साथ हो गया था, एक कौरवों के साथ हो गया था, क्योंकि ये देश जो था वो हमेशा से ही एक रहा है। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा आपको। उसके बाद जब आप आएंगे तो मौर्यों जो था, चाणक्य का पहला एम क्या था, पहला और आखिरी उसके जीवन का, कि इस देश को एक किया जाए। भारत भूमि एक है,
भारत राष्ट्र की अवधारणा जो मिलता है वो कहाँ से मिलता है हमें? सबसे पहले भारत राष्ट्र की अवधारणा हमें मिलता है हाथी गुफा अभिलेख, जो किसका है? तो खारवेल का है, कलिंग राजा खारवेल का है। हाथी गुम्फा बोल दिया, तो गुफा को गुम्फा बोलते हैं, हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। ये सब कुछ क्लियर हो रहा है, फैक्ट भी मैं बता रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा आई थिंक। देखिए अगला क्या लिखा है इन्होंने कि सारे देश को भारत नामक एक प्राचीन वंश के नाम पर, भरत नामक एक प्राचीन वंश के नाम पर भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश नाम दिया गया और इसके निवासियों को भरत संतति कहा गया है। हमारे प्राचीन कवियों, दार्शनिकों और शस्त्रकारों ने इस देश को अखंड इकाई के रूप में देखा। सब ने इस देश को देखा कि हिमालय से लेकर समुद्र का हिंद महासागर तक का जो भाग है वो एक भारत भूमि है। ओके, हमारे साहित्य में भी जाएंगे तो आपको यही दिखेगा, भारत भूमि एक है। हमारे राजाओं का भी यही रहा है, सबका यही रहा है कि भारत भूमि जो है वो एक ही है। उन्होंने हिमालय से लेकर और समुद्र तक फैली इस भूमि को सार्वभौम सकल देशव्यापी राज्य के द्वारा शासित क्षेत्र के रूप में कल्पना की। हिमालय से कन्याकुमारी तक, पूर्व में ब्रह्मपुत्र की घाटी से पश्चिम में सिंधु पार तक अपना राज्य फैलाने वाले राजाओं का व्यापक रूप से यशोगान किया गया कि इनकी जो सीमा है वो ब्रह्मपुत्र की घाटी से लेकर कहाँ तक? तो सिंधु के पार तक। वर्तमान का पाकिस्तान भी अपना ही था, ये पाकिस्तान की तो 50 वर्ष पहले की कहानी है भाई, वो भी अपना ही भूमि है। तो जब मैं आपको प्राचीन भारत पढ़ाऊँ तो इस पूरे को इमेजिन करिएगा एक के रूप में। ओके, क्योंकि मैं सिंधु बोलूँगा अपने देश का अंग था, तो ये मानना पड़ेगा आपको कि मैं कब की बात कर रहा हूँ, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ। ओके, और ऐसे राजा चक्रवर्तीन कहलाए। अब यही पूछ लेगा आपसे कि एक बात बताओ कि किन राजाओं को चक्रवर्तीन कहा गया है? तो देखिए यहाँ पर जिनकी सीमा यहाँ से यहाँ तक फैलती थी उनको चक्रवर्तीन शब्द से सम्मानित किया गया कवियों के द्वारा, साहित्यकारों के द्वारा। देश में इस प्रकार की राजनीतिक एकता कम से कम 2 बार प्राप्त हुई। ईसा पूर्व 3री सदी में अशोक ने और साम्राज्य दूर दक्षिणांचल को छोड़ सारे देश में फैलाया। फिर ईसा की 4वीं सदी में समुद्रगुप्त की विजय पताका गंगा की घाटी से तमिल देश की छोर तक पहुंची। पूरे भारत के इतिहास में जो 2 बार रहा वो पूरा ये समग्र देश जो है वो एक रहा। लगभग में कुछ हिस्से दक्षिण भारत के छोड़कर, वर्तमान का जो दक्षिण भारत का तमिलनाडु का बिल्कुल सुदूर दक्षिण जो है अपना, तमिलनाडु का बिल्कुल नीचे का पोर्शन, कर्नाटक का बिल्कुल नीचे का पोर्शन और केरला का नीचे का पोर्शन, उसको छोड़ दें तो लगभग में 2 बार कब एक समुद्रगुप्त ने और अशोक ने इस देश को एक किया था। ओके, 7वीं सदी में चालुक्य राजा पुलकेशिन ने हर्षवर्धन को हराया, तो जो संपूर्ण उत्तर भारत का अधिपति माना जाता था। किसने हराया? पुलकेशिन ने किसको हराया? तो हर्षवर्धन को हराया था। ओके, राजनीतिक एकता के अभाव की स्थिति में सारे देश में राजनीतिक ढांचा कमोबेश एक जैसा ही रहा। विजेताओं और सांस्कृतिक नेताओं के मन में भारत का मान अखंड भूमि के रूप में ही हुआ। जब जब विजेताओं ने ये सोचा तो उन्होंने सोचा कि ये पूरी की पूरी भूमि हमारी ही होनी चाहिए, ये देश एक रहना चाहिए, क्योंकि संस्कृति एक ही थी हमारी, तो इसलिए वो कोशिश करते रहे। भारत की इस एकता को विदेशियों ने भी सकारा है। वे सर्वप्रथम सिंधु तटवासियों के संपर्क में आए और इसलिए उन्हें पूरे देश को ही सिंधु या इंडस नाम दे दिया। आज को इंडिया बनाम भारत का जिक्र चल रहा है, वो कहाँ से आया है? तो वो यहीं से आया है। कहाँ से आया? तो ये यहीं से आया है। हिंद शब्द संस्कृत के सिंधु से निकला है। कहाँ से निकला है? तो सिंधु से निकला है। कौन सा शब्द? सिंधु से कौन सा शब्द निकला है? तो वहीं से निकला है हिंद। ये चीज़ ध्यान में रहेगा, हिंद शब्द वहीं से निकला है। और कालक्रमेण यह देश इंडिया के नाम से मशहूर हुआ, जो इसके यूनानी पर्याय के बहुत ही निकट है। यूनानी पर्याय के, यूनानी शब्द से कहाँ कौन सा चीज़ आया है? तो इंडिया जो है ये यूनानी शब्द से आया और बहुत पहले आया था। कुछ लोग कुछ दिन पहले व्हाट्सएप में मैसेज ढेले जा रहे थे टेलीग्राम पर कि ये तो अंग्रेज़ों की देन है। अंग्रेज़ों की देन कब से हो गई भाई? ये तो यूनानी जो थे उन्होंने सबसे पहले इंडिया इंडिया बुलाना शुरू किया, लेकिन भारत में तो भारतवर्ष ही कहा गया है। तो आप पढ़े लिखे लोगों के थोड़ा सा व्यवहार करें और इस चीज़ को समझिएगा कि इंडिया के नाम से ये मशहूर जब हुआ तो इसके यूनानी पर्याय के बहुत ही निकट है। यूनानी लोग क्या बोलते थे? इंडस बोलते थे। और इंडस कहाँ से आया था? तो सिंधु शब्द से आया था और सिंधु से ही बाद में क्या बन गया? तो हिंदू बन गया। हिंदुइज्म जो शब्द है ये तो हिंदू धर्म का प्रतीक है ही नहीं, सनातन धर्म नाम है हमारा। तो सनातन का मतलब होता है जिसका कोई ना शुरुआत है ना कोई अंत होता है। सनातन, जो कभी ना शुरू हुआ, जो ना तो जिसका कभी अंत होता है। लेकिन बाद में इस धर्म को हिंदू धर्म दे दिया गया नाम, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा आप। ओके, यह फारसी और अरबी भाषाओं में हिंद नाम से विदित हुआ था। देश में भाषात्मक और सांस्कृतिक एकता स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयास होते रहे हैं। ईसा पूर्व 3री सदी में प्राकृत देश भर के संपर्क भाषा लिंगुआ फ्रैंका का काम करती थी। ईसा पूर्व 3री सदी की अगर आप बात करेंगे तो कौन सी भाषा काम करती थी? क्या बोला? लिंगुआ फ्रैंका। लिंगुआ फ्रैंका का मतलब होता है भाषाओं से जोड़ने का काम कौन सी करती थी? तो ये कौन सी भाषा थी? ये प्राकृत भाषा थी। कौन सी? तो प्राकृत भाषा थी। देखिए एक चीज़ मैं आपको और आज समझाता हूँ।
भाषा पर इंसान का कभी बस नहीं रहा। भाषा अपने आप बदलती रहती है समाजों के हिसाब से। कभी प्राकृत रही है, कभी संस्कृत रही है इस देश की भाषा, कभी अरबी रही है, कभी फारसी रही है, और आज हिंदी है, कल को इंग्लिश हो जाए या कल को कोई और भाषा हो जाए, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। ये मैं क्या बता रहा हूँ कि भाषा को हम कंट्रोल नहीं करते हैं, भाषा हमें कंट्रोल करती है और अपने आप बदलती जाती है। हाँ, ये ज़रूर हो सकते हैं आजकल के पूरे देश में एक शासक का सरकार है और एक सरकार चलती है पूरे देश भर में, तो इसमें ये हो सकता है कि ये अगर शासक चाहें या हमारे जो प्रधानमंत्री महोदय हैं या केंद्र सरकार हैं, ये अगर चाहें तो बोल सकते हैं कि पूरे देश की एक भाषा हो, तब हो जाएगी पूरे देश की एक भाषा, वरना इस देश में कभी भी कोई एक भाषा काम नहीं करती रही है। ओके, सारे देश के प्रमुख भाषाओं में अशोक के शिलालेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। बाद में वह स्थान संस्कृत ने लिया और देश के कोने कोने में राजभाषा के रूप में प्रचलित कौन सी हो गई? तो संस्कृत हो गई। कौन सी? तो संस्कृत हो गई, संस्कृत हो गई, ये भी ध्यान रखिएगा। यह सिलसिला ईसा के 4वीं सदी में आकर गुप्त काल में और भी ज़्यादा मजबूत हो गई। यानी कि संस्कृत भाषा जो है लोगों की बोलचाल की भाषा कब बन गई मजबूती से? तो गुप्तों के पीरियड में मजबूती से बन गई। इस पीरियड में बहुत सारे बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए। गुप्त काल को भारतीय जो इतिहास है उसमें स्वर्णिम काल के रूप में भी जाना जाता है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्राचीन महाकाव्य रामायण और महाभारत तमिलों के प्रदेश में भी वैसे ही आह्लाद्य और भक्ति भाव से पढ़े जाते थे जैसे काशी और तक्षशिला के पंडित मंडलियों में। ये भी कह रहे हैं कि न केवल भाषाई रूप से, देखिए पहले भाषा इन्होंने बताया आपको, भूगोल भी बताया, संस्कृति भी बता दी, अब क्या बता रहे हैं कि इस देश के आध्यात्मिक रूप से भी लगभग में एक ही रहा। जो राम अयोध्या में और बिहार में जितने पूजे जाते हैं वो राम उतने ही दक्षिण भारत में भी पूजे जाते हैं। तो ये क्यों पूजे जाते हैं? क्योंकि वही भक्ति भाव से उन्होंने भी रामायण को पढ़ा जिस भक्ति भाव से हमने पढ़ा, यानी कि हम आध्यात्मिक रूप से भी एक ही रहे हैं हमेशा। इन दोनों महाकाव्यों की रचना मूलतः संस्कृत में हुई थी, बाद में उन्होंने विभिन्न स्थानीय भाषाओं में प्रस्तुत किया गया। और आप क्या पढ़ते हैं कि कंबन ने रामायण लिखा था तमिल भाषा में, ये सब आप पढ़ते हैं। तो ये सब क्या है? एक ही ग्रंथ को भारत में लगभग में हर भाषा में भी लिखा गया। जैसे मैथिली में भी रामायण किसने लिखा है? तो चंदा झा जो है उनका रामायण है मैथिली भाषा में। ओके, परंतु भारत के सांस्कृतिक मूल्य और चिंतन चाहे जिस किसी भी रूप में प्रस्तुत किए जाएं, उनका सारत्व तो सारे देश में एक सा ही रहा। देखिए भारत का जो सांस्कृतिक मूल्य और चिंतन है, दर्शन है, वो किसी भी भाषा में आप पेश कर लो। भारत में भाषा हमेशा अलग रही लेकिन भाव हमेशा एक ही रहा इस देश का। ये मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ? मैं आपको एंशिएंट हिस्ट्री जो पढ़ा रहा हूँ उसका इंट्रोडक्शन है। पहले इस देश को थोड़ा सा जानिए तो, भाषा क्या है, संस्कृति क्या है, कितने तरीके के लोग रहते हैं, उसके बाद न शुरू करेंगे हम लोग पहला चैप्टर। ये तो इंट्रोडक्शन है एंशिएंट हिस्ट्री का। ओके, भारतीय इतिहास की यह विशेषता है कि जहाँ एक विचित्र प्रकार की सामाजिक व्यवस्था उदित हुई है, उत्तर भारत वर्ण व्यवस्था या जाति प्रथा का जन्म हुआ जो सारे देश में व्याप्त हो गई। प्राचीन काल में जो लोग बाहर से आए वे, देखिए क्या बोला इन्होंने, जो लोग बाहर से आए वे लोग क्या थे? वे किसी न किसी वर्ण जाति में मिल गए। वर्ण व्यवस्था ने ईसाई और मुसलमानों को भी प्रभावित किया। इस्लाम धर्म जिसका जन्म ही हुआ था सामाजिक एकता के सिद्धांत पर, वो भी भारत में आकर अलग अलग जाति और वर्णों में बंट गई। तो ये क्या बताया जा रहा है कि भारत में जो बाहर से भी कोई धर्म आए या कोई संस्कृति आई तो भी भारतीय संस्कृति में ही ढलकर रह गई। ओके, धर्म परिवर्तन करने वाले लोग किसी न किसी जाति के थे और वे हिंदू धर्म को छोड़ नए धर्म दीक्षित हो जाने पर भी पूर्व की अपनी जाति के कुछ रीति रिवाजों को पूर्ववत चलते ही रह गए। ओके, तो ये भी एक विडंबना रहा है इस देश में जाति प्रथा का। अगला है वर्तमान में अतीत की प्रासंगिकता। अब यहीं से सवाल पूछ लिया जाता है, यही हेडिंग ही रहेगा। मान लीजिए कि यही हेडिंग से आपसे सवाल पूछ लिया तो वर्तमान में अतीत की प्रासंगिकता क्या है? आज के दौर में अपने इतिहास की क्या प्रासंगिकता है? रिलेवेंस क्या है इसका? अंग्रेजी में मैं अगर बताऊं आपको तो रिलेवेंस क्या है इसका? तो देखिए मॉडर्न काल में हम जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं उनके संदर्भ में भारत के अतीत का अध्ययन विशेष सार्थक सिद्ध होता है। यहीं से सवाल पूछा गया था कि क्यों हमें अध्ययन करना चाहिए अतीत का। तो ये पूरा चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तब आप इसमें से निचोड़ कर 10 पॉइंट निकाल सकते हैं कि क्यों हमें एंशिएंट हिस्ट्री का अध्ययन करना चाहिए। उसी सवाल का जवाब दिया जा रहा है। ओके, कुछ लोग प्राचीन सांस्कृतिक और सभ्यता फिर से लौटाने के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। जैसे आर्य समाज जो था वो क्या बोलता था? वेदों की ओर लौट चलो। आर्य समाज का नारा था कि वेदों की ओर लौट चलो। क्या वेद काल की ओर वाकई आप जाना चाहते हैं लौट कर?
बताइए मुझे। तो वो वैदिक काल की ओर नहीं ले जाने की बात करते थे, वो वैदिक परंपरा की ओर ले जाने की बात करते थे, जहाँ पर स्त्री पुरुष समानता हुआ करती थी, जाति प्रथा नहीं हुआ करती थी, या होती भी थी तो कर्म के आधार पर होती थी, जन्म के आधार पर जाति प्रथा नहीं होती थी। एक शूद्र का बालक भी ब्राह्मण हो सकता था और एक ब्राह्मण का बालक या बालिका भी शूद्र हो सकते थे। तो ये उनके कर्म पर आधारित था, ना कि उनके जन्म पर। वैदिक पीरियड की मैं बात कर रहा हूँ। और भारत के उज्ज्वल अतीत के गुणगान में भाव विभोर हो जाते हैं। उनको लगता है कि भारत का उज्ज्वल अतीत रहा है तो उसके गुणगानों में भाव विभोर हो जाते हैं। उन्हें कला कौशल की प्राचीन वस्तुओं के संरक्षण की उतनी चिंता नहीं है। उनको ये चिंता नहीं है कि प्राचीन वस्तुओं का संरक्षण कर ले। ये रामशरण शर्मा जी का बुक है और ये भारत के मार्क्सवादी इतिहासकार हैं। पहले तो मैं इनके बारे में बता दूं, ये भारत के मार्क्सवादी इतिहासकार हैं। इनका जो सोच और समझ लगेगा आपको वो थोड़ा सा अलग लगेगा। मार्क्सवादी इतिहासकार है, बिहार के बेगूसराय के रहने वाले थे। ये भारत के ग्रेट हिस्टोरियन में इनका नाम आता है। इनकी जो बुक है वो ऑक्सफोर्ड ने भी छापा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि कितने पहुँचे हुए इतिहासकार हैं। लेकिन इनकी विचारधारा थी मार्क्सवादी, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ओके, अगला क्या है कि वास्तव में वे समाज और संस्कृति का पुराना प्रतिमान स्थापित करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में अतीत को ठीक से समझना निहायत ज़रूरी है। उन्होंने बोला कि ठीक है, आप स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन पहले अतीत को समझ तो लीजिए कि आप क्या अतीत के बारे में जानते हैं। बेशक भारत के लोगों ने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की, पर केवल अतीत के प्रगति के बल पर ही हम आज के ज्ञान वैज्ञानिक उपलब्धियों का मुकाबला नहीं कर सकते। इन्होंने बोला कि हमने बहुत प्रगति की है, लेकिन केवल अपने इतिहास का गुणगान करने से हम आज के ज्ञान विज्ञान का मुकाबला नहीं कर सकते। ओके, इसमें संदेह नहीं है कि प्राचीन भारतीय समाज अन्यायग्रस्त था। वर्णों पर निचले, विशेषतः शूद्र और चांडालों पर जिस तरह से अपात्रताएं थोप दी गई थी वो आज के विचार में बड़ा ही खेदजनक है। जो समाज में 4 वर्ण बनाए गए थे, एक था आपका ब्राह्मण, दूसरा था क्षत्रिय, तीसरा था वैश्य और चौथा था शूद्र। तो इसमें शूद्रों की स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब थी प्राचीन भारत में। प्राचीन भारत में तो फिर भी एक तरह से आप बोल सकते हैं कि थोड़े बहुत उनको रियायतें थी, लेकिन जैसे जैसे आप इतिहास में प्राचीन से मॉडर्न की तरफ आते हैं, आपको शूद्रों की स्थिति और महिलाओं की स्थिति दयनीय होती दिखेगी। महिलाओं को भी शूद्रों की स्थिति के समान ही रखा जाता था। उनको भी गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं था। आज भी आपने घर में सुना होगा कि महिलाओं को गायत्री मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। क्यों? तो क्योंकि ये वही परंपरा चली आती रही है। कोई ऐसा नहीं है कि भगवान आके दंडित करते हैं, बस नहीं करना चाहिए। ओके, अगर पुरानी जीवन पद्धति में परिवर्तन न लाया जाए तो स्वभावतः वे सारी विषमताएं भी सर उठाएंगी भारत में। अगला दिया इन्होंने कि भारत में सभ्यता के विकास की धारा इन सामाजिक भेदभाव की वृद्धि के साथ साथ बही है। प्रकृति मूलक और मानव मूलक कठिनाइयों पर विजय पाने में हमारे पूर्वजों को जो सफलता मिली है उससे हमें विश्वास के लिए प्रेरणा मिलती है, पर अतीत को पुनः लौटाने का अर्थ होगा कि उन सामाजिक विषमताओं को कायम रखना जिनके कारण हमारा देश चिरकाल से दुर्दशाग्रस्त रहा। इसलिए सही ढंग से अतीत का मर्म समझना आवश्यक है। ऐसा किनका कहना है? तो ये रामशरण शर्मा महोदय का कहना है। ऐसा ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। प्राचीन, मध्य और उत्तर काल की बहुत सी रूढ़ियाँ वर्तमान काल में हमारा पीछा करती हैं, जैसे पुराने लोकाचार, मान्यताएं, सामाजिक रीति रिवाज, धार्मिक कर्मकांड, विधियाँ लोगों के मन में इतनी गहराई तक पहुँची हुई हैं कि इससे छुटकारा पाना आज भी आसान नहीं है। दुर्भाग्यवश ये पुराने दुराग्रह व्यक्ति और राष्ट्र दोनों के विकास से भीतर से अवरोध उत्पन्न करते हैं। कौन से दुराग्रह? तो यही लोकाचार, मान्यताएं, सामाजिक रीति रिवाज, धार्मिक कर्मकांड की विधियाँ लोगों के मन में इतने ज़्यादा बैठ गई हैं कि लोग आधुनिकता से जी चुराने लग गए हैं। कई बार ये इतिहासकार का कहना है, मास्टरशिप पढ़ रहा है। इस तरह की बातों को उपनिवेशी परिस्थितियों में जानबूझकर बढ़ावा दिया जाता रहा है। जब तक समाज से अतीत के ऐसे दुराग्रहों को दूर नहीं किया जाता तब तक भारत तीव्र गति से आगे नहीं बढ़ सकेगा। और अगला क्या बोला इन्होंने? जातिवाद और संप्रदायवाद हमारे देश जनतांत्रिक रास्ते से एकता कायम रखते हुए आगे बढ़ने में बाधा डाल रहे हैं। जो लोकतांत्रिक तरीके से हम आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें संप्रदायवाद और जातिवाद जो है बाधा डाल रहा है। ऐसा कौन कह रहे हैं? तो ऐसा रामशरण शर्मा और अनेक हिस्टोरियन मानते हैं। जातीय व्यवधान और पूर्वाग्रह पढ़े लिखे लोगों के मन में भी शारीरिक श्रम की प्रतिष्ठा को घुसने नहीं देती है। अपने सामान्य हित में हमें एकताबद्ध नहीं होने देती है। महिलाओं को नागरिक अधिकार भले ही मिल गए हों, लेकिन समाज में युगों से दबी रहने के कारण वे अपनी भूमिका निभाने में समर्थ नहीं हुई हैं आज भी। अगर आपको ये लाइन लग रहा है कि महिलाओं के लिए ये तो गलत लिखा हुआ है, तो अपने ही घर की महिला की स्थिति देख लीजिएगा। आप कितने वर्ष के हैं और आप आज भी तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन क्या आपकी बहन को भी अधिकार मिलेगा? उसको मिलेगा तो उसके ऊपर सर पे तलवार लटक रहा होगा कि 2 साल का तुम्हारे पास टाइम बॉम्ब लगा हुआ है, उसके बाद
टाइम बम फूट जाएगा और तुम्हारा तैयारी वारी बंद करवा के शादी विवाह करके टाटा बाय बाय। तो ये मैं क्या बता रहा हूँ, स्थिति तो आज भी वही है ना, बस थोड़ी सी परिस्थितियाँ बदल गई हैं। ओके, निम्न वर्ण के लोगों का भी यही हाल है। प्राचीन भारत के अध्ययन से हम तह में बैठकर पता लगा सकते हैं कि इन दुराग्रहों की जड़ें कहाँ तक हैं। हम उन कारणों को ढूंढ निकाल सकेंगे जिन पर जाति प्रथा और महिलाओं की पराधीनता टिकी हुई है, जिन पर जाति प्रथा और महिलाओं की पराधीनता टिकी हुई है। जब हमें उसका कारण पता चल जाएगा तो हम उसका क्या कर लेंगे, हम उसका समाधान भी निकाल सकेंगे। अतः प्राचीन भारत का इतिहास केवल उन्हीं लोगों के लिए प्रासंगिक नहीं है जो जानना चाहते हैं कि अतीत वह उज्ज्वल स्वरूप क्या है जिसे कुछ लोग फिर से लौटाना चाहते, बल्कि उन लोगों के लिए भी है जो देश की प्रगति में बाधा डालने वाले तत्वों को पहचानना चाहते हैं कि देश की प्रगति में जो बाधाएं हैं, जातिवाद और संप्रदायवाद, वो कहाँ से शुरू हुई, ये भी आपको वहीं से पता चलता है। तो ये रहा आपका पहला चैप्टर, 30 मिनट हुआ है। अगले चैप्टर पर भी चलेंगे, 2 चैप्टर तो कम से कम कंप्लीट करना ही है आज हम लोगों को। और क्या है दूसरा चैप्टर भाई, तो दूसरा चैप्टर प्राचीन भारत इतिहास के आधुनिक लेखक। देखिए चैप्टर काफ़ी बड़ा है तो मैं इसका थोड़ा सा हिस्सा तो ज़रूर पढ़ाऊँगा। और इसमें क्या है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। इतिहास जो है, हिस्ट्री जो है, इसके साथ सबसे बड़ी विडंबना क्या रही, तो हिस्ट्री जब भी लिखा गया तो एक विचारधारा के साथ लिखा गया। लिखने वाले लोग जो थे वो कभी भी स्वतंत्र नहीं रहे, वो किसी न किसी विचारधारा को अपना आधार मानकर उसी पर इतिहास लिखते रहे। ऐसे ही हो गया कि जैसे इतिहास की कहानी आपको कोई सुनाने बैठे और वो कहानी जो है, वो जो सुना रहा है उसकी अपनी विचारधारा में घुल मिल कर आपके सामने आए। यही इतिहास के साथ सबसे बड़ी खराबी रही है। तो अगले चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो मैं दूंगा ही आज आपको कि प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखक के बारे में पढ़ेंगे और बहुत सारे किताबों के नाम बताऊंगा, बहुत सारे सोसाइटियों के नाम बताऊंगा जहां से पीटी में भर भर के सवाल पूछे गए हैं। ओके, तो देखते हैं क्या है उपनिवेशवादियों के विचार और योगदान। देखिए उपनिवेशवाद के दौरान जो इतिहास लिखा गया उसकी एक सबसे बड़ी खराबी क्या थी कि उनको सबको उपनिवेशवाद के दृष्टिकोण से ही लिखा गया। उसमें हमेशा भारतीय लोगों को हीन बताया गया और बताया गया कि सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग जो हैं वो कहाँ से आए, तो वर्तमान के यूरोपियन प्रदेश से भारत आए थे और भारत के लोगों ने सब कुछ मेसोपोटामिया की सभ्यता से सीखा है। उनका अपना कुछ भी नहीं रहा है, उनका जन्म ही हुआ है दास बनने के लिए, उनका जन्म ही हुआ है गुलाम बनने के लिए। ये हमारा कर्तव्य है कि हम उनको अपने गुलाम के रूप में रखें और उनको मार पीट कर आधुनिकता की चीज़ें सिखाएं। ये किसका रहा है, उपनिवेशवादियों की सोच रही है और आज भी अपने देश में कुछ लोग इस सोच को पालन करते हैं। भरे जून महीने में जो आपको कोट पैंट पहन के घूमता दिख जाए, समझ जाइएगा कि वही सोच का इंसान है। कोट पैंट तो भारत के लिए बना ही नहीं है, भारत तो गर्म प्रदेश है। ये मैं क्या बता रहा हूँ, औपनिवेशिक सोच को पहचानिएगा। जैसे इंग्लिश बोलने वाले के सामने मगर आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है तो यकीन मानिए आपके भी दिमाग में उपनिवेशवाद बैठा हुआ है कहीं ना कहीं। आप सामने जो इंग्लिश में बोल रहा है, भले वो सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, आप खुद को कम आंकते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। भरी हुई क्या बोलते हैं, बाज़ार में अगर आप जीन्स पहनकर और दूसरे को भारतीयता का ज्ञान देते हैं तो आप भी उपनिवेशवाद के सोच के शिकार हैं। धोती पहनिए पहले, फिर दूसरे को बोलिए कि भारतीय संस्कृति का पालन करो, क्योंकि आप खुद नहीं कर रहे हैं। तो ये मैं क्या बता रहा हूँ, इसी तरीके से इतिहास को दूसरे चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत तो पढ़ते ही हैं। यद्यपि शिक्षित भारतीयों ने हस्तलिखित महाकाव्यों, पुराणों और जीवन चरित्र जैसे ग्रंथों के रूप में अपने पारंपरिक इतिहास को संजोए रखा, तथापि प्राचीन भारत के इतिहास में आधुनिक ढंग से अनुसंधान 8वीं सदी के उत्तरार्ध में आकर आरंभ होता है। ये बोल रहे हैं कि देखो भाई साहब, भले ही भारत के लोगों ने पुराण और दर्शन पर आधारित उपनिषद बहुत सारे लिखे, लेकिन फिर भी हमारे देश में मॉडर्न तरीके से जो हिस्ट्री लेखन की कला है वो आपको राजतरंगिनी में ही दिखती है, कलहन की राजतरंगिनी से ही दिखती है, उससे पहले की नहीं दिखती है। अब एक चीज़ बताओ, आपके इतिहास लिखने का तरीका मेरे इतिहास लिखने के तरीके से भिन्न हो सकता है कि नहीं? तो कौन कहता है कि रामायण और महाभारत इतिहास नहीं है? वो भी इतिहास है, बस उसको लिखा गया है अलग तरीके से। ये चीज़ तो है ही। तो ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको, इतिहास लेखन की पढ़ाई मतलब बता रहा हूँ कि तरीके क्या होते हैं। ब्रिटेन वालों ने जब यहाँ शासन कायम किया तब उन्हें औपनिवेशिक प्रशासन के हित में इसकी आवश्यकता प्रतीत हुई कि राज करने के लिए हमेशा हिस्ट्री जानना जरूरी होता है, शासक बनने के लिए हमेशा इतिहास जानना जरूरी होता है। इसीलिए एसडीएम, डीवाईएसपी और कलेक्टर, कमिश्नर, आईपीएस अफसर बनने के लिए आपको इतिहास पढ़ने के लिए बोला जाता है यूपीएससी पीसीएस में, क्योंकि बिना इतिहास पढ़े आप ऑफिसर नहीं बन सकते हैं, शासक नहीं बन सकते। वो एटीट्यूड नहीं आएगा आपके अंदर, वो समझ नहीं डेवलप होगा आपके अंदर। ओके,
एटीट्यूड वो वाला नहीं कि मोबाइल पीछे पीछे लेके घूम रहे हैं कि देखो कलेक्टर साहब आज बिना लाइसेंस वाले को गाड़ी पकड़ रहे हो, वो तो चोरी का काम होता है, वो आपका काम थोड़ी ना, वो तो ट्रैफिक पुलिस का काम है, वो तो आप रील बना रहे हो कलेक्टर बनने के बाद भी। एटीट्यूड की बात कर रहा हूँ, समझ की बात कर रहा हूँ। विनयशीलता नहीं आएगी आपके अंदर, चीज़ों की समझ नहीं बन पाएगी, समग्र दृष्टिकोण नहीं बन पाएगा। इसीलिए ब्रिटिश वालों, जब ब्रिटिश भारत में राज करना शुरू किया उन्होंने 1764 के बाद, तो उन्होंने बोला कि इस देश का इतिहास समझो कि क्या है। इतिहास समझने से क्या होता है, आप देश के लोगों को समझना शुरू कर देते हैं। ओके, 1765 में बंगाल और बिहार ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन में आया, तो तब शासकों को हिंदुओं के उत्तराधिकारी न्याय व्यवस्था करने में कठिनाई उनका अनुभव हुआ। तो 1776 में सबसे पहले प्रमाणिक माने जाने मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद एक कोड ऑफ जेंटू लॉ के नाम से किया गया। यही सवाल पूछा जाता है पीटी में, तो आप बोलते हो कहाँ से पूछा गया, आप ही की किताब से पूछा गया। हिंदुओं के दीवानी न्याय कार्य में पंडित लोग और मुसलमानों के दीवानी न्याय कार्य में मौलवी लोग ब्रिटिश जजों के साथ लगा दिए गए। प्राचीन कानूनों रीति रिवाजों को समझने के लिए प्रयास प्रारंभ हो गया, जो व्यापक रूप से 18वीं सदी तक चलता रहा। कब तक चलता रहा, तो 18वीं सदी तक चलता रहा, 18वीं सदी तक चलता रहा। और इसी के परिणाम स्वरूप 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कहाँ पर हुई, तो कलकत्ता में 1784 में हो गया। और एक चीज़ देखिएगा यहाँ पर क्या हुआ है, 1823 ईस्वी में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हुई थी। कहाँ पर, तो 1823 ईस्वी में लंदन में हुई, यानी कि पहले कलकत्ता में होगा फिर लंदन में होगा। अगला है कि एक शोध संस्थान की स्थापना हुई। एशियाटिक नाम है, इसका तात्पर्य क्या होता है कि इससे केवल भारत के प्राचीन ग्रंथों का अनुवाद नहीं किया। एशियाटिक में भारत भी शामिल है, ईरान भी शामिल है, चीन भी शामिल है। इन सभी जगहों के प्राचीन ग्रंथों का अनुवाद किया गया अंग्रेजी और अलग अलग भाषाओं में, लेकिन मुख्य रूप से भारत के जो प्राचीन ग्रंथ हैं उनको शामिल किया गया था। इसकी स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी के सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया नामक सिविल सर्वेंट ने की थी। 1789 में अभिज्ञान शकुंतलम का नामक नाटक अंग्रेजी में अनुवाद किया, जबकि हिंदुओं का परम प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद 1785 में विल्किंस ने किया था। ओके, ये सारे पीटी फैक्ट हो गए आपको, और नोट्स बनाते समय इन्हीं चीज़ों को नोट करना होता है आपको। पहले वाले चैप्टर में तो कोई नोट्स नहीं था, आप उस सवालों को नोट कर सकते हैं, उनको लिख सकते हैं जो मैंने बताया था। दूसरे वाले चैप्टर में जो चीज़ें मैं आपको ये बता रहा हूँ, मनुस्मृति का अनुवाद कब किया गया, कब किसने करवाया, किसने कब कहाँ पर किया, ये सब चीज़ें आपको नोट करनी होती है अपने नोट्स में। ओके, ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि नोट्स में किन चीज़ों को लिखना है। और जैसे कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी कब बनी, ब्रिटेन में कब बनी, तो इनको क्रम में लगा कर लिखिएगा कि कहाँ पर कौन सी बनी, जिससे आप जैसे ही नोट्स खोलेंगे तो आपको रिवाइज हो जाएगा। अच्छा, पहले कलकत्ता में बनी थी ये, फिर जाकर ब्रिटेन में बनी थी, लंदन में बनी थी। और काम क्या था, तो मैंने जैसे एशियाटिक सोसाइटी बताया, क्या उसके तहत सिर्फ और सिर्फ भारतीय किताबों का होता था, नहीं, चीन की किताब, ईरान की किताब और भी बहुत जगहों की किताबों का अनुवाद किया जाता था। क्यों किया जाता था, क्योंकि इन सभी देशों में ब्रिटिशर्स को अपनी शासन व्यवस्था कायम करनी थी, और वहाँ की चीज़ों को समझने के लिए उनको क्या चाहिए था, वहाँ के इतिहास, वहाँ के कल्चर को समझ चाहिए थी, इसीलिए किया गया था। ओके, 1804 में बम्बई में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई। बम्बई में कब हुआ है, 1804 में। 1823 में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन स्थापित हुआ। विलियम जोन्स ने यह प्रतिपादित किया कि मूलतः यूरोपीय भाषाएं संस्कृत व ईरानी भाषाओं से बहुत ही मिलती हैं। क्या बोला विलियम जोन्स ने? विलियम जोन्स ने बोला कि जो यूरोपीय भाषा है वो संस्कृत और ईरानी भाषा से मिलती है, यानी कि इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है भारोपीय भाषा। भारोपीय भाषा क्या तात्पर्य होता है, भारतीय और यूरोपीय भाषा। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अगला देखिए क्या लिखा हुआ है। अगला है कि इस तथ्य की खोज ने जर्मनी, फ्रांस, रूस आदि यूरोपीय देशों में भारतीय विद्या का अध्ययन गहरी रुचि जगाई। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में इंग्लैंड तथा कई अन्य यूरोपीय देशों में संस्कृत के आचार्य पद चेयर्स स्थापित हो गए। यूरोप और अन्य देशों में चेयर्स स्थापित हो गए, यानी कि संस्कृत के आचार्य डिग्री होता है वो स्थापित हो गया था इन सभी जगहों पर। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। भारतीय विद्या का अध्ययन को सबसे अधिक बढ़ावा दिया जर्मनी के सपूत मैक्स मूलर ने। मैक्स मूलर का नाम बहुत ही आदर से लिया जाता है, जिसका अधिकांश जीवन इंग्लैंड में बीता। 1857 के विद्रोह ने ब्रिटिश शासकों की आंखें खोल दी। उन्हें महसूस हो गया, क्या महसूस हो गया उनको, कि भारत में शासन करना इतना आसान नहीं होता है। जैसे सेक्रेड बुक्स ऑफ ईस्ट के सीरीज से एक बुक लिखा किसने, तो मैक्स मूलर ने इसका संपादन किया था। इसमें भारत, चीन, ईरान, इन सभी के बुक हैं। 50 भागों में ये बुक प्रकाशित हुआ है। समझ सकते हैं इस बुक का क्या महत्व होगा। सेक्रेड बुक ऑफ ईस्ट यानी कि पूरब के 3 बड़े देश, ईरान जहाँ पर फारस की सभ्यता थी,
भारत और चीन, जहाँ पर चाइनीज़ सभ्यता थी, इन सभी पर सेक्रेट बुक ऑफ ईस्ट के नाम से मैक्स मूलर ने 50 खंडों में बुक लिखी यूरोप के लोगों के लिए कि आप लोग इन बुकों को पढ़िए और जान जाइए कि पूरब क्या है। तब आपको शासन सत्ता संभालने में, वहाँ पर राज करने में आपको बड़ी आसानी होगी। अब आपको समझ में आ रहा है कि क्यों लिखा गया था मैक्स मूलर के द्वारा। जिन विदेशी लोगों पर उन्होंने शासन करना है, उनके रीति रिवाज और सामाजिक व्यवस्थाओं को उन्होंने गहनता ज्ञान प्राप्त करना होगा। ये किनको लगा? तो 1857 के बाद लगा अंग्रेज़ों को। ओके, आगे बढ़ें। इस तरह से क्रिश्चियन मिशन के धर्म प्रचारकों ने भी हिंदू धर्म की दुर्बलताओं को जानना आवश्यक समझा। अब क्रिश्चियन मिशन जो थे, ईसाई मिशन जो थे, उनको भारत में धर्म प्रचार करना था। ये लिखित रूप से प्रमाणित है कि भारत से जो आए अंग्रेज़ और बाहर के लोग आए, उनका पहला उद्देश्य ये भी था कि भारत में धर्म प्रचार किया जाए। धर्म प्रचार करने के लिए यहाँ के सामाजिक व्यवस्था को तो जानोगे, जो सबसे कमज़ोर है उन्हीं के पास तो जाओगे, तो तभी तो दलितों का सबसे ज़्यादा भारत में क्रिश्चियन धर्म में परिवर्तन हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उनको हिंदू धर्म में पर्याप्त रूप से इज्जत नहीं मिलती थी, तो इसलिए उन सबको क्रिश्चियन धर्म में परिवर्तित कर दिया गया। लेकिन क्या वहाँ पर उनको सम्मान मिला? मुझे नहीं पता। अगला देखिए, इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मैक्स मूलर ने संपादक में विशाल मात्रा में प्राचीन ग्रंथ का अनुवाद किया। ये अनुवाद सेक्रेट बुक ऑफ ईस्ट सीरीज में कुल मिलाकर 50 खंड में हुआ, जिसके कई खंड अनेक भाग में भी हैं, उसके खंड के भी खंड हैं। यद्यपि इस सीरीज में कुछ चीनी और ईरानी ग्रंथ भी शामिल है, पर वास्तव में प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथ ही प्रमुख रूप से शामिल है। यहाँ तक हमने इस वीडियो में आज कर लिया है मैक्स मूलर तक के चीज़ों को। आगे के भाग अगले वीडियो में करेंगे। कैसा लग रहा है लेक्चर ज़रूर बताइएगा, कुछ खामी हो तो वो भी बताइएगा, तभी मैं आगे कर पाऊँगा इसको। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का।